नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज के इस वीडियो चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर आधारित है। आज हम प्रस्तावना के संबंध में कुछ फैक्ट्स और भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसे क्यों लिखा गया, उसका क्या महत्व है, उसका क्या संदेश है और वो क्या संकेत करता है, क्या दिशा निर्देश देता है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है मैं इसको हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमने आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका गवर्नमेंट के संस्करण से मैंने आपको प्रस्तुत की है और गवर्नमेंट का संस्करण हमारे पास है। अब ये आपने ये जो अभी संविधान की उद्देशिका सुनी, ये इसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी कठिन है, इसकी शब्दावली काफ़ी कठिन है, जो एक सामान्य व्यक्ति के समझने में लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, इसीलिए इसकी व्याख्या आवश्यक है। अब आते हैं, इसकी व्याख्या करने से पहले भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान के आधार पर आधारित है। इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। ये प्रस्तावना है या जो विचार है, ये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आधारित है और ये इस प्रकार से संविधान की उद्देशिका बनाई गई है कि ये संकेत देती है, दिशा निर्देश देती है और सारी सब ऐसा इंडिकेट करती है कि हमारा संविधान किस तरह का बनेगा और हमारा आज़ाद भारत का भविष्य क्या होगा। इस प्रकार से इसको संविधान के प्रस्तावना को डिज़ाइन किया गया है। अब ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा द्वारा ये प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया। यहाँ एक बात ये स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है कि पूरे संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब इसमें एक चीज़ और है कि अभी मैं आपको इसकी एक फ़ोटो इसकी अपलोड करूँगा, तो फ़ोटो में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं। इसमें एक और दो रेफरेंस दिए हैं। पहले रेफरेंस के अंतर्गत दिया है विदिन ब्रैकेट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये दिया हुआ है और रेफरेंस 2 के अंतर्गत दिया हुआ है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये दो इसमें रेफरेंस जो दिए गए हैं ये क्या संकेत करते हैं, ये जब ये प्रस्तावना पे प्रस्तुत किया गया था तब ये इतनी चीज़ें नहीं थी और इसको भारतीय संविधान के अमेंडमेंट यानी संशोधन, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ जो 1976 हुआ। इस भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के
अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया और ये चेंज किया गया। और चेंज इसमें क्या किया गया, इसमें ये लिखा गया, क्या लिखा गया, सॉवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये इसमें 5 शब्द इसमें जोड़े गए और ये 5 अभी आए हैं। इसके पहले कितने थे, इसके पहले 3 थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। पहले 3 थे, इसके बाद में इसमें 5 शब्द जोड़े गए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये किया गया। इसी के साथ साथ इसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इसको भी जोड़ा गया। इसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी इसमें जोड़ा गया, संविधान में इसमें प्रस्तुत किया गया, संशोधन किया गया। और ये पहले क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन, पहले इतना दिया था, यूनिटी ऑफ द नेशन राष्ट्र की अखंडता। इसके स्थान पर अब हो गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये इसमें इसको पूरा किया गया। और ये यहाँ पर एक बात ये और जानना जरूरी है कि ये 3 जनवरी 1977 से ये प्रभावी हो गया। ये संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, यानी संशोधित हमारा जो ये प्रस्तावना है, प्रीम्बल है, वो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हो गया। तो ये है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया, कब स्वीकार किया गया और इसमें अमेंडमेंट हुए और अमेंडमेंट में क्या क्या इसमें जोड़ा गया। अब दूसरी एक चीज़ और है कि भारतीय संविधान है क्या। भारतीय संविधान में जितने भी भाग हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी अनुसूची हैं, उन सब का अगर देखा जाए दिशा निर्देश वो दिया गया है हमारे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जितने भी शब्द इसमें दिए गए हैं उसी के आधार पर या उसी की व्याख्या के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, यानी और वो संविधान देश के रूल को गवर्न करेगा। तो कुल मिला के हम ये यूँ कह सकते हैं कि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रीम्बल है, वो प्रीम्बल एक प्रस्तावना भी है और एक जिस्ट भी है, एक सार भी है और इसको एक कंक्लूजन भी कह सकते हैं। अब भारतीय संविधान के बारे में ये है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ये क्या है, क्या ये न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसमें कई बार वाद विवाद भी हुई, चर्चा हुई है। अभी निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसको हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये किसी क्लाज के अंतर्गत नहीं दिया गया है, ये क्लासिफाइड नहीं है, इसलिए हम इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं करा सकते हैं। ये केवल एक दिशा निर्देश और डायरेक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका को संशोधन की शक्ति केवल और केवल संसद को प्राप्त है, संसद ही प्राप्त करती है। जैसा कि आपने देखा ये 42 अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट का संशोधन कौन करती है, वो पार्लियामेंट करती है, वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में इतने तथ्य हैं कि इसका लास्ट और आखिरी जो तथ्य है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसका प्रवर्तन या उसका इन्फोर्समेंट न्यायालय द्वारा नहीं हो सकता है, और इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है, कुछ जोड़ने का, घटाने का, जो बदलाव करने का पावर है, वो केवल हमारी संसद पार्लियामेंट को है। अब इसके बाद में आते हैं भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि ये क्या है। तो ये भारतीय संविधान का उद्देश्य और उद्देशिका क्या है, ये आज़ाद भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं समतामूलक समाज की स्थापना का ये भावी दर्शन है। समतामूलक समाज की स्थापना का ये भावी दर्शन है, यानी हम सब इस दर्शन और आइडियोलॉजी के अनुसार, इस फिलॉसफी के अनुसार चलेंगे। ये हमारे भारतीय संविधान के उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है। हम पहला इसका क्या है, हम भारत के लोग, यानी हम माने हम सब, नॉट आई, नॉट यू, नॉट ही, नॉट सी, न केवल मैं, न केवल आप, न केवल वह, न केवल वह, न केवल तुम,
ये अलग अलग नहीं, हम सब, हम मैंने पहले दे दिया कि हम मीन्स वी ऑल इंडियंस। हम का मतलब है वी ऑल इंडियंस, शुरुआती यहीं से होती है हमसे। यहाँ हम की भावना, मैं की भावना फिनिश, मैं की भावना पर्सनलाइज फिनिश। यहाँ पर हम एक कलेक्टिव फीलिंग आ गई, हम भारत के लोग। अब भारत के लोग, अब जिस दिन ये एक्सेप्ट किया गया है उस दिन की बात है, या जो ये डिज़ाइन किया गया उस दिन की बात। हम भारत के लोग यानी भारत में जितने लोग रह रहे हैं, लोग और भारत के नागरिकों में अंतर है। नागरिक वो होते हैं जिसको नागरिकता प्राप्त होती है, और लोग वो होते हैं जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए इंटाइटलमेंट नहीं होते हैं। जैसे बच्चे हैं, वो नागरिक नहीं है लेकिन बच्चे लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से नागरिक नहीं हैं लेकिन वो भारत के लोग हैं। तो यहाँ हम सब भारत के लोग जो भी उस समय रह रहे थे, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 5 जो शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके एक एक शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो एक एक मोटी पुस्तक हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है संपूर्ण। संपूर्ण माने कम्प्लीटली, यानी होली, फुली, इंडिपेंडेंटली। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? प्रभुता एक ही आशय है। प्रभुत्व का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंटली, पूर्ण रूप से आज़ादी, टोटली इंडिपेंडेंट, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, किसी के बिना इंटरफेरेंस के। प्रभु का अगर शब्द लेते हैं प्रभुता से, तो आप जानते हैं कि जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में प्रभु की जो कल्पना की गई वो सुप्रीम पावर से की गई है, यानी प्रभु आज़ाद हैं। तो उसी आज़ादी का लेकर के यहाँ भी पूर्ण यानी इंडिपेंडेंट के अर्थ में लिया गया है। और संप्रभुता का अर्थ है यहाँ पर इस हमारे प्रस्तावना में, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। वह किसी दूसरे देश की सरकार या सत्ता पर न विश्वास करती है और न ही कोई बाहरी शक्ति उसको कोई निर्णय लेने में विवश कर सकती है। यानी अब भारतवर्ष इतना प्रभुसत्ता संपन्न है, संप्रभु राष्ट्र है कि वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में खुद निर्णय लेगा। कोई भी उसको बाहरी राष्ट्र या बाहरी संस्था उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ऐसे राष्ट्र को हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं जो पूर्ण रूपेण से आज़ाद हों। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ ये लिया गया कि हम सारे भारत के लोग अब एक समाज के रूप में आके जाएंगे, समता मूलक समाज के रूप में देखे जाएंगे और हम सब लोग समाजवादी रूप में होंगे। अब एक तो सामाजिक अर्थ में हम सभी लोग बराबर होंगे, दूसरा अर्थ ये है कि समाजवाद का यहाँ पर तात्पर्य आर्थिक व्यवस्था से भी है। आर्थिक व्यवस्था में पूरे समाज का अधिकार होगा, ये कुछ लोगों की हाथ नहीं होगी। अब सरकार नियंत्रण करेगी और सरकार में पूरे समाज का लोकतांत्रिक तरीके से इसमें हस्तक्षेप होगा, मैनेजमेंट होगा, और किसी राजा या राजसत्ता या एक व्यक्ति, एक परिवार का इसमें अधिकार नहीं होगा। ये एक समाजवादी अवधारणा है आर्थिक रूप से। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत के हम जो लोग हैं, हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे। हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी होगी। हम चाहें किसी का धर्म माने या न माने, अपना धर्म हम माने न माने, ये भी आज़ादी होगी। दूसरा, जो जैसा भी जो कार्य करता है उसको करने देंगे, उसके करने में हम किसी प्रकार से बाधा क्रिएट नहीं करेंगे और वो हमारे धर्म में क्रिएट नहीं करेगा। दूसरा, हमारा राज्य भी जो है, राज्य हमारा पंथ निरपेक्ष होगा और न्यूट्रल होगा। वो किसी धर्म को ना प्रमोट करेगा, ना किसी धर्म को दबाने की कोशिश करेगा। ये हमारा पंथ निरपेक्ष है, ये हमारी पंथ निरपेक्ष स्थिति है। लोकतंत्रात्मक माने होता है कि लोगों का शासन, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी से शासन का अर्थ होता है, परिभाषा होती है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई और लोगों का शासन। यानी अब इसमें लोगों के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं, कानून को बिगाड़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो संपूर्ण राष्ट्र की स्थिति के अनुसार कानून बनाते हैं और राष्ट्र को चलाते हैं। तो ऐसे शासन को, जहाँ लोगों का शासन होता है, उसे लोकतंत्रात्मक शासन कहते हैं। अब लोकतंत्रात्मक शासन होगा और गणराज्य होगा। अब गणराज्य एक ऐसा शब्द है कि ये ऐतिहासिकता की ओर भी इंडिकेट करता है। वैसे तो गण शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक कालीन युग में, उत्तर वैदिक युग में
और गौतम बुद्ध कालीन जो राज व्यवस्था थी उस समय गणों का उल्लेख मिलता है, और गणों का उल्लेख लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में मिलता है। गण का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का समूह या गिल्ड, कुछ लोगों का ऐसा संगठन, लोग आते थे, मिलते बैठते थे और कानून बनाते थे, चर्चा करते थे, और वो ही देश में या उनके गढ़ में, उनके शासन के क्षेत्र में लागू किया जाता था। तो यहाँ अभी ये जो गणराज्य है, तो गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य या ऐसे राष्ट्र से है जिसके प्रमुख यानी हेड का चुनाव होगा। वो वंशानुगत किसी राजपुत्र नहीं होगा, किसी टेरिटोरी राज्य टेरिटरी का नहीं होगा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। वो चुनने में कोई राजपुत्र हो सकता है, प्रजापुत्र हो सकता है, सामान्य व्यक्ति हो सकता है, और वो कोई हो सकता है। लोकतंत्रात्मक ढंग से होगा, और ये गणराज्य वंशानुगत की समाप्ति की घोषणा करता है। यानी हमारा ऐसा गणराज्य होगा जो लोकतंत्रात्मक चुनाव और उसी प्रकार की शासन प्रणाली पर हमारा ये आधारित होगा। अब ये क्या है, इस प्रकार से लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए नागरिक यहाँ शब्द आ गया, पहले लोगों की बात थी, नागरिकों को आ गया, तथा उसके नागरिकों को। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक उसे कहते हैं जिसको राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, उसे नागरिक कहते हैं। ये नागरिक शास्त्र में एक नागरिक की परिभाषा है। अब यहाँ पर कहते हैं तो उसके समस्त नागरिकों को, जो उसके नागरिक हैं उनके नागरिकों को सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। यहाँ न्याय की बात की गई है। न्याय हर तरीके से दिया जाएगा, सामाजिक भी न्याय मिलेगा, आर्थिक भी न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी सभी को हर कार्य करने का और उत्थान करने का उसको एक न्याय मिलेगा और उसको एक अवसर मिलेगा, इक्वलिटी का अवसर मिलेगा। विचारों का वो अपने विचार देगा, विचारों को अभिव्यक्त कर सकेगा, अभिव्यक्ति माने लिख सकेगा, प्रिंट करा सकेगा, अभिव्यक्ति माने बता सकेगा, बोल सकेगा, एक्सप्रेस कर सकेगा। कोई विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म को वो माने न माने, किसी धर्म को माने, इसको माने, उसको माने, ये सारी चीज़, किसी धर्म के विचारों से सहमत नहीं है तो ना माने, जो भी उसका विचार हो वो वैसे विश्वास को उसको मानने का स्वतंत्रता होगा। वो धर्म की उसी प्रकार से धर्म को मानेगा न माने, और उसकी उपासना की स्वतंत्रता और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता भी करेगा। उपासना यहाँ दो अर्थों में है, वो धर्म की उपासना भी कर सकता है, अपने संकल्प की उपासना भी कर सकता है। यहाँ दोनों अर्थों में उसको लिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब प्रतिष्ठा क्या है? इन सारे कारणों की प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापना, इस्टेब्लिश करना, कोई स्थिति बनाना या कोई ठहराव करना। वो चीज़ एकदम फिक्स हो जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा होगी, गौरव गरिमा होगी। और अवसर की समानता हो, प्रत्येक कार्य की करने की अवसर की समानता होगी। वो चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कहीं बसने का, निवास का हो, या जो भी कार्य करने का हो, उसको सारे अवसर की समानता होगी। और इस अवसर की समानता को प्राप्त कराने के लिए, यानी प्राप्त कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? हमारा संविधान क्या करेगा? प्राप्त कराएगा लोगों को, वो प्राप्त कराएगा, यानी वो उसको अवसर दिलाएगा। एक तो होता अपने आप प्राप्त करना, प्राप्त कराया जाएगा। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की एक गरिमा होगी। गरिमा क्या होगी? व्यक्ति की महिमा बनी रहेगी, जिसे कहते हैं महिमा, मान सम्मान, रेस्पेक्ट यानी इम्पोर्टेंस। एक इंडिविजुअल की गौरव गरिमा बनी रहेगी। हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक या संवैधानिक संस्थाएं, उसमें व्यक्ति की गौरव गरिमा रहेगी। ऐसी नहीं कोई संस्था ऐसा आचरण करे किसी व्यक्ति की गौरव गरिमा को ठेस पहुँचाए, नहीं, व्यक्ति की इंडिविजुअल गौरव गरिमा बनी रहेगी। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता भी रहेगी, अखंडता भी रहेगी। राष्ट्र हमारा पूरा एक रहेगा, हमारा अखंड रहेगा। इस प्रकार से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिजाइन किया जाएगा, को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। इसको राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाने के लिए ऐसी बंधुता, हमारी फ्रेटर्निटी बढ़ाई जाएगी। और वो कैसी बढ़ाई जाएगी? इसके लिए क्या किया जाएगा? हमारे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उनका प्रत्येक राज्य का निवासी, वो चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो गुजरात का हो, वो चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, वो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, चाहे लक्षद्वीप का, कोई भी व्यक्ति हो, इन सब में एक भाईचारा मेंटेन किया जाएगा, समतामूलक व्यवहार किया जाएगा, और सबकी बराबर गौरव गरिमा रहेगी, और सब में एक बंधुता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बंधुता बढ़ाने के लिए क्या होगा? दृढ़ संकल्प होंगे। हमारा संविधान क्या करेगा? दृढ़ संकल्पित है, पूरा संविधान हमारा दृढ़ संकल्पित है। दृढ़ संकल्प हो करके हम अपनी इस संविधान सभा में
अब ये उस समय जितने संविधान सभा के सदस्य थे, 26 नवंबर 1949 को जो आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा में, उसमें ये प्लेज लिया गया था, संकल्प लिया गया था, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ये क्या है कि मिति मार्गशीर्ष, ये जो महीना है मार्गशीर्ष हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार अगहन का महीना होता है और उसको नवा महीना बोलते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, शहर के लोग तो नहीं जानते, वो नवंबर जानते हैं, लेकिन उसको हम अगहन कहते हैं। महापूस अगहन ऐसे करके आगे चलते हैं। तो उसमें शुक्ल सप्तमी, उसमें शुक्ल पक्ष था, अगहन का महीना था, शुक्ल सप्तमी थी, संवत 2006 विक्रमी। उसमें बहुत से लोग उसमें भारतवर्ष में थे, वो अंग्रेजी का उनको ज्ञान नहीं था, अंग्रेजी की डेट नहीं समझ रहे थे, तो इसलिए इसमें ब्रैकेट में दिया गया कि आप अंग्रेजी का 26 नवंबर था और हिंदी का ये था। जो भी जिस हिसाब से समझ सके वो समझ ले। को एतद द्वारा, अब एतद द्वारा का मतलब होता है इसके माध्यम से। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का अर्थ होता है अपनाना, स्वीकार करना, स्वीकार कर लिए जाना या एडॉप्ट करना। अंगीकृत, अधिनियमित का अर्थ होता है कि वैधानिक रूप से कानून का रूप दे देना। इसको लोगों ने अंगीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया और अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित माने आज हम इसको अधिनियम बना देते हैं। अब ये एक हमारा कानून होगा। जब कोई नियम कानून बन जाता है तो उसे अधिनियम कहते हैं। उसको अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब कि अपनी आत्मा में इसको अर्पित करते हैं। और इसको आत्मार्पित को अगर और तरीके से व्याख्या किया जाए तो ये आत्मार्पित का अर्थ ये होता है कि किसी के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देना। और यहाँ पर हम सभी लोग अपने आप को यानी संविधान सभा के जितने सदस्य थे और उसके बिहाफ पर संपूर्ण राष्ट्र अपने आप को संविधान के कानून या संविधान के प्रोविजन के प्रावधानों के अंतर्गत अपने आप को अधीन करता है। और यही चीज़ क्या कहते हैं, यही संविधान का हमारा पूरा मूल है। इस एतद द्वारा संविधान को, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसको अंगीकृत, स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आज कानून का रूप दे देते हैं और आत्मित करते हैं और अपनी आत्मा में इसको रख लेते हैं। अब आत्मार्पित का मतलब क्या है? आत्मार्पित का मतलब है कि पूरे देश ने ये संकल्प लिया था कि हम भारतीय संविधान में सदैव निष्ठा रखेंगे। हम ही ने बनाया है, हम ही ने एक व्यवस्था की, इसलिए हम इसको सदैव इस संविधान में निष्ठा रखेंगे। इसलिए उन्होंने इसको अपनी आत्मा में रख लिया था। जब कोई चीज़ आत्मा में बस जाती है तो पूर्ण रूप में स्वीकार होती है। तो इसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। तो ये चीज़ इतनी, ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी ये व्याख्या है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब कोई व्यक्ति और आप संविधान के इस समय जितने भी 25 भाग हैं, दिखते तो केवल 22 ही हैं, 25 भाग, और जितने उसमें इस समय अनुसूचियां हैं और जितने भी अनुच्छेद हैं, सारे जब भाग अनुच्छेद सब अनुसूची पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको भारतीय संविधान का प्रस्तावना समझ में आएगा कि आखिर इसका आशय क्या है। कि भारतीय संविधान क्या है कि जब भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद को पढ़ते हो तो उसमें फॉरवर्ड रेफरेंस भी आते हैं और बैक रेफरेंस भी आते हैं। भारतीय संविधान को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। भारतीय संविधान में एक ही विशेषता है कि उसका बैक रेफरेंस और फॉरवर्ड रेफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी अंग्रेजी में जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, भारतीय संविधान को समझने के लिए इसकी जितनी कठिन टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों की शब्दावली को समझना जानना बहुत ही आवश्यक है। और आज मैंने ये आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप लोगों ने इस चर्चा को सुनने में समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और आपको नमस्कार, जय हिंद।